अब हम यहाँ पे ऑलरेडी थ्योरी सेक्शन देख चुके हैं। अब हम यहाँ प्रैक्टिकल सम देखेंगे। अब हमारे चैप्टर नंबर 7 के लिए जो प्रैक्टिकल सम है, हमें सिर्फ इलस्ट्रेशन फर्स्ट ही दिया हुआ है, बाकी सारे इलस्ट्रेशन कट हैं। तो हम अब सिर्फ फर्स्ट इलस्ट्रेशन ही प्रिपेयर करेंगे। अब जैसे कि हमें यहाँ पे जितनी भी एंट्रीज दी गई है, हमें 3 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, 3 मार्क्स के यहाँ पे 2 सम से यानी कि 6 मार्क्स सम से यहाँ पे 6 मार्क्स का इसमें पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या दी जाएगी, एंट्रीज दी जाएगी। आपको सिंपली यहाँ पे कुछ जर्नल एंट्रीज है वो पास करनी है एज पर डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे हम किस तरीके से करेंगे, पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। इसमें हमें फर्स्ट दिया हुआ है लैंड बिल्डिंग ₹1 लाख एंड इन्वेस्टमेंट ₹50,000 आर डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। जब यहाँ पे डिसोल्यूशन हो रही थी उसके टाइम पे लैंड और बिल्डिंग थी ₹1 लाख थी, इन्वेस्टमेंट 50,000 थी जो यहाँ पर डिस्क्लोज की गई थी। ₹80,000 एंड 60,000 आर रिलीज्ड रिस्पेक्टिवली फ्रॉम देम। अब उसमें से 80,000 और 60,000 हमने क्या किए हैं, फॉर्म में से रिलीज़ किए हैं हमारे अकॉर्डिंग टू फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे इन दोनों के लिए हम हमारी जो जर्नल एंट्री होगी इसमें 2 जर्नल एंट्रीज होगी। एक होगी हमारी फॉर लैंड एंड बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट के लिए जो हमने डिस्क्लोज किए हैं बैलेंस, उसके लिए। सेकेंडली हमने यहाँ पे जो रियलाइज़ किए हैं, जो मैंने आपको आगे बताया था, रियलाइजेशन अकाउंट में हम रिस्पेक्टिवली उस टर्म्स को डालेंगे। तो सेकेंडली जो हमारा है 80,000 और 60,000 के लिए हम ये जो एंट्रीज है वो परफॉर्म करेंगे। तो अब हम यहाँ पे जर्नल एंट्रीज करते हैं। अब यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर 7 के लिए अब हम इलस्ट्रेशंस फर्स्ट, अभी हमने जो क्वेश्चन देखा इसके लिए हम अब जर्नल एंट्री है वो परफॉर्म करते हैं। तो अब हमारी जर्नल एंट्री है वो किस तरीके से होगी, फर्स्ट हमारा है, अब जो भी हमारा डिसोल्यूशन फॉर्म जाता है असेट के लिए जो भी हम डालते हैं तो वो हमारा जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ये चीज़ पुट करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट जो हमारे यहाँ पे होगा डेबिट। 2 में हम कौन से अमाउंट्स डालेंगे, 2 हमारे पास एसेट दी गई है। ठीक है, एक तो है हमारी लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। दूसरा हमारे यहाँ पे दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग की हमें वैल्यू जो है वो हमें लिखनी, कितनी दी गई थी, ₹1 लाख। क्वेश्चन में हमने अभी देखा था। और इन्वेस्टमेंट की जो हमें वैल्यू दी गई थी वो दी गई थी 50,000। सिंपली हम क्या करेंगे, इन 2 वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो हमारे यहाँ पे अमाउंट आएगी 1,50,000। मैं यहाँ पे नीचे नरेशंस पुट नहीं कर रही हूँ। मैं कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है नीचे स्टेटमेंट में कि नरेशन इज नॉट कंपलसरी, नॉट नेसेसरी। तो यहाँ पे पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता है। तो हमें वैसे ही नरेशंस हमें डालना आते हैं। 11th स्टैंडर्ड में भी हम यहाँ पे नरेशंस डालना सीखे हैं, कैसे डालते हैं। तो हम आप यहाँ पे नरेशंस है वो खुद ही यहाँ पे प्रिपेयर कर लेंगे। अब जैसे कि हमारे यहाँ पे सेकेंड है, अब सेकेंड एंट्री हमारी किसके लिए होगी, 80,000 और 60,000 जो यहाँ पे रियलाइज़ किए गए थे। ठीक है, रिस्पेक्टिवली उनके अमाउंट्स में से। तो ये भी हमारा क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। लेकिन ये तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक तरीके से कैश के रूप में भी आ सकता है और दूसरा हमारे पास बैंक के टर्म में भी आ सकता है। तो हमारे पास टर्म आ रहा है तो हम डेबिट में डालेंगे, यानी कि कैश या फिर बैंक। हमें दोनों लिखाना नेसेसरी है क्योंकि यहाँ पे हमें डिफाइन नहीं किया हुआ है, कैश में जा रहा है बैंक में जा रहा है। 2 में यहाँ पे क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास अमाउंट कौन सी आएगी, हम दोनों को प्लस करके डालेंगे, यानी कि 80,000 प्लस 60,000। तो हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आएगी 1,40,000। तो वो अमाउंट हम यहाँ पे दोनों में सिंपली पुट कर देंगे। इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट इफेक्ट थी वो हमारी पूरी हो गई। अब हम सेकेंड एडजस्टमेंट देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सेकेंड एंट्री दी गई, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन टोटल एसेट ऑफ अ फर्म are ₹4 lakh. Out of that 40% are current asset where cash is included of 20,000. 120% of fixed asset are released. 80% are released from current asset. यानी कि इससे पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा और ऐसी एंट्री ऑलमोस्ट पूछी ही जाती है 3 मार्क्स में। ये जो एंट्री आप देख रहे हैं यानी कि एक तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है, तो इसे हमें ध्यान से देखना है। अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ, रिजोल्यूशन टोटल एसेट दी गई है फर्म की ₹4 लाख, जिसमें से 40% है वो करंट एसेट है, बाकी का अमाउंट उनके पास कैश में है जो है 20,000। इसमें से जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आ रही है वो से हम
120 यानी कि डिराइव करेंगे वो हमारी होगी फिक्स असेट, और वो फिक्स असेट उस पर हम 120% लगाएंगे। लेकिन हमारे पास एक तो हमारे पास कैश में 20,000 आया, दूसरा जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पर हमने 80% जो है वो रिलीज़ किया है एज फॉर करंट असेट। यानी कि करंट असेट में हमारे पास दो अमाउंट आएगी, एक आएगी 20,000 जो हमें ऑलरेडी दी गई, दूसरी होगा जो भी रिमेनिंग अमाउंट है उस पर हम 80% है वो पुट करेंगे। तो अब इसके लिए हम कैलकुलेशंस है वो देख लेते हैं। अब एज पर क्वेश्चन हम पहले यहाँ पे जो टर्म्स हमें दिए गए थे वो हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हमारे पास टोटल असेट दी गई थी 4 लाख रुपीज़, तो पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं असेट। ठीक है, असेट मुझे यहाँ पे टोटल टर्म है वो कितनी दी गई थी, 4 लाख रुपीज़ दी गई थी। तो यहाँ पे मैं क्या पुट कर दूँगी, रुपीज़ 4 लाख। ठीक है, 4 लाख रुपीज़ हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन की गई है। अब हमें यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ऐसा बोला गया है कि 4 लाख की जो हमारी असेट है उसके ऊपर उन्होंने क्या लगाया है, 40% एज करंट असेट उन्होंने पुट किया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एज हम लगाएंगे 40%, जो मेरी यहाँ पे क्या काउंट होगी, करंट असेट। ठीक है, यहाँ पे इसका हमें 40% लगाना है, तो हम यहाँ पे 40% है वो पुट कर लेते हैं। यानी कि हमारे पास जो अमाउंट दी गई है 4 लाख रुपीज़, उस पर हम लगाएंगे 40%। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट आई है 1,60,000। तो 40% लगाने पे 4 लाख पे हम 40% लगाएंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगी 1,60,000। ठीक है, 1,60,000 हमारे पास अमाउंट आ चुकी है। अब यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि वो कैश भी लेकर आ रहा है। ठीक है, कैश भी लेकर आ रहा है, तो इसी अमाउंट के साथ वो कैश यहाँ पे डिराइव होगी। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास जो है कैश आ रही है जो हमारी दी गई है 20,000, ऑलरेडी हमें मेंशन की गई है। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है लास्ट में हमें यहाँ पे कहा गया था पहले हम फिक्स असेट को असाइड कर लेते हैं। फिक्स असेट के लिए कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे, पहले करंट असेट के लिए कर लेते हैं। पहले हमें क्वेश्चन में था 4 लाख रुपये, जिसका 40% हमने निकाला तो हमारे पास है 1,60,000। फिर हमें यहाँ पे कैश दी गई थी 20,000। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है हमें कहा गया था कि उस पर हमें कितना लगाना है, 80% है वो हमें यहाँ पे, यानी कि इसके लिए हम 80% की जो कैलकुलेशंस है वो यहाँ पे हम पुट करेंगे। अब यहाँ पे 80% कौन सी अमाउंट पे हम किस तरीके से कैलकुलेशंस करेंगे। अब हमारे पास जो अमाउंट दी गई है 1,60,000 और इतना तो कैश आ चुका है, तो बाकी अमाउंट जो होगा वो 80% में कैलकुलेट होगा। तो हम क्या करेंगे, 1,60,000 में से 20,000 पहले हम माइनस कर देंगे, यानी कि 1,60,000 जो हमें यहाँ पे दिए गए इसमें से 20,000 हम करेंगे माइनस। तो हमारे पास आएगी 1,40,000। ये 1,40,000 हम पुट करेंगे यहाँ पे। इसका हमें यहाँ पे क्या निकालना है, 80% में डिराइव करना है इसे, तो इसका हम निकाल देते हैं इंटू 80%। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 1,12,000। ठीक है, यानी कि नीचे जो है हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका हमने निकाला 80%, जो मेरी फाइनल वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 1,12,000। क्योंकि ये हमारे पास कैलकुलेशंस जो है वो करंट एसेट के लिए हमने डिराइव कर दी। अब ये जो है हमने क्या किया, ये हमारा रिलीज्ड अमाउंट जो है, रिलीज्ड अमाउंट वो हम यहाँ पे शो करेंगे। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था कि हमें यहाँ पे 120% है वो क्या लगाना है, फिक्स असेट के ऊपर लगाना है। बट यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन 40% के लिए ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिराइव कर दी है। ठीक है, हम टोटल 100% में से लगाए थे, तो बाकी यहाँ पे कितना हुआ, 60% के लिए कैलकुलेशंस करेंगे। इसके लिए भी हमें पहले चाहिए फिक्स असेट, वो हमारे पास कहाँ से आएगी, हमारे पास जो असेट दी गई उसमें से इतनी तो करंट असेट है, बाकी रिमेनिंग हम यहाँ पे पुट करेंगे। यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 लाख रुपीज़ जो हमें दिए गए हैं उसमें से हम 1,60,000 है वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 2,40,000। ये 2,40,000 हम पुट करेंगे यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट। इस पर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इस पर हमें लगाना इंटू 120%। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं इंटू 120%, यानी कि मेरा यहाँ पे आएगा आंसर 2,88,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2,88,000। जो मेरा यहाँ पे लास्ट में होगा वो यहाँ पे रिलीज अमाउंट है वो यहाँ पे शो होगा। अब हमारा अमाउंट सही है क्योंकि हमारे पास 2 रिमेनिंग अमाउंट्स बचे हैं, तो हम इसे वेरीफाई करने के लिए हम लास्ट 2 अमाउंट्स को प्लस करेंगे। यानी कि हमारे पास 2,88,000 यहाँ पे जो दिया हुआ है प्लस 1,12,000, तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पे क्या आ रही है, 4 लाख रुपीज़ आ रही है। मतलब हमारी जो कैलकुलेशंस है उसमें कहीं पे भी मिस्टेक नहीं है।
अब हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट्स यहाँ पे आई है उनके लिए हम यहाँ पे जर्नल एंट्री है वो परफॉर्म करेंगे। अब हमारी जनरल एंट्री हम फर्स्ट के लिए कर लेते हैं। वो कैलकुलेशंस तो मैंने आपको दिखाई, वो भी कंपलसरी करना पड़ेगी हमें एग्ज़ाम में। फिर हम यहाँ पे जनरल एंट्री उसके लिए दिखाएंगे। तो फर्स्ट हमारे पास पहले दोनों असेट्स को हम प्लस कर लेंगे, यानी कि पहले जो असेट है वो नीचे ही जाएगी। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, जो हमारे यहाँ पे होगा डेबिट। 2 में हमारे पास जो दी गई, एक तो हमारे पास फिक्स असेट दी गई थी अकाउंट, दूसरी हमारे पास दी गई थी करंट असेट। अब हमें क्वेश्चन में यहाँ पे फिक्स असेट जो कैलकुलेट करके दी गई थी वो यहाँ पे हमने उसका जो माइनस प्लस करके टर्म निकाला 2,40,000 थी। और नेक्स्ट हमारे जो करंट असेट हमने कैलकुलेशंस करते हैं 40% पे हमने ड्राइव की थी, वो थी हमारी। और लास्टली जो अमाउंट 1,40,000, ठीक है। करंट असेट्स हमारे यहाँ पे 1,40,000 रहेंगी जो हमने अदर असेट में फाइंड किया था, और हमारी करंट असेट। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 3,80,000 अमाउंट। रिलेशंस हम अपने हिसाब से पुट कर लेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट इफेक्ट होगी। सेकंड इफेक्ट हम हमारी जो टोटल अमाउंट है यानी कि पूरी असेट है 4 लाख रुपीज़, उसके लिए हम कैलकुलेशंस करेंगे। नीचे हमने जो रिलीज अमाउंट है उसके लिए हम एंट्री जनरेट नहीं करेंगे, जो हमारे पास टर्म्स दिए गए इसी के लिए करेंगे, इसलिए वो कैलकुलेशंस दिखाना कंपलसरी है। अब हमारी सेकेंड एंट्री है वो किस तरीके से होगी। पहले आएगा कैश और बैंक, जो अमाउंट है वो कैश और बैंक के थ्रू हो सकता है, कैश एंड बैंक अकाउंट। 2 यहाँ पे हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी दी गई थी जिसके ऊपर हम कैलकुलेशन कर रहे थे, 4 लाख रुपीज़। तो हमारे यहाँ पे इन शॉर्ट 4 लाख रुपीज़ के लिए जो एंट्री है वो परफॉर्म की जाएगी। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट इफेक्ट्स देखते हैं। अब यहाँ पे हमें थर्ड एंट्री दी गई, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म द वैल्यू ऑफ मशीनरी वॉज ₹70,000, इट इज़ टेकन 1 पार्टनर फॉर्म ₹78,000। यानी कि हम डिसोल्यूशन के टाइम पे फॉर्म एक मशीनरी थी जिसकी वैल्यू थी 70,000, लेकिन एक पार्टनर ने उसमें जो मशीनरी के अमाउंट है यानी कि मशीनरी को कितने अमाउंट में लिया है, ₹78,000। तो हम दोनों के लिए एंट्री जो है वो परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे जो पहले हमारी एंट्री होगी वो 70,000 के लिए की जाएगी, क्योंकि मशीनरी की वैल्यू भी हमें शो करनी है। लेके जाने के बाद भी हम उसकी इफेक्ट है वो शो करेंगे। यानी कि फर्स्ट हमारी जो एंट्री होगी वो क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट जो हमारे यहाँ पे होगा डेबिट। 2 में जाएगा हमारा मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, ठीक है। 70,000 के लिए हम ट्रांजैक्शंस दिखाएंगे, ये भी हमारा होगा 70,000। नेक्स्ट यहाँ पे पार्टनर क्या कर रहा है, 78,000 उस टर्म को लेकर जा रहा है। तो हमारे यहाँ पे एंट्री होगी वो क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल, एक तरीके का उसके लिए कैपिटल होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो यहाँ पे डेबिट होगा। और 2 में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट जो है यहाँ पे 78,000 की इफेक्ट है वो हम यहाँ पर शो करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। अब यहाँ पे फोर्थ एंट्री, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ द फॉर्म इज 20,000, यानी कि हमारे पास डिसोल्यूशन का जो खर्चा है वो कितना है, 20,000 है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे फोर्थ के लिए हमारी एक सिंपल एंट्री होगी, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस यानी खर्चे यानी कि हमने पे किए होंगे तो कैश में या बैंक में किए होंगे। तो हमारी जो एंट्री है वो कैसे होगी, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट जो यहाँ पे दिया हुआ है डेबिट, 2 यहाँ पे कैश या फिर बैंक, क्योंकि दोनों से यहाँ पे पेमेंट हो सकती है। क्योंकि कितना हमें दिया हुआ है 20,000 और यहाँ पे भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है 20,000। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं। फिफ्थ एंट्री, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म फॉलोइंग असेट आर प्रिपेयर इन द बुक्स। जब यहाँ पे डिसोल्यूशन क्रिएट हो रहा था फॉर्म का तो यहाँ पे अलग अलग बुक्स प्रिपेयर किए गए थे। बिल्डिंग की वैल्यू थी 2 लाख रुपीज़, फर्नीचर 40,000, गुडविल 20,000, मशीनरी 30,000। अब यहाँ पे रिलीज अमाउंट हमें दी गई है। यहाँ पे रिलीज होने के बाद जो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है यानी कि 2,20,000 हो गई है। यहाँ पे फर्नीचर का जो अमाउंट हमें दिया हुआ 50,000 फॉर फर्नीचर एंड मशीनरी, दोनों के लिए इनकी बुक वैल्यू के लिए हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। नो वैल्यू इज़ रिलीज फॉर गुडविल के लिए कोई भी वैल्यू रिलीज नहीं की गई है। इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करनी है, जनरल एंट्री है वो परफॉर्म करनी है। तो अब हमारी सारी एसेट जैसे कि हमें पता ही है, हम यहाँ पे क्रेडिट साइड दिखाएंगे। तो पहले यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट हम पुट करेंगे,
रियलाइजेशन अकाउंट जो है यहाँ पे हमारा होगा डेबिट। 2 में यहाँ पे क्या जाएगा, टू बिल्डिंग अकाउंट। 2 में फिर से यहाँ पे जाएगा फर्नीचर अकाउंट। नेक्स्ट हमें 2 में फिर से हमारे पास गुडविल थी, वो भी इसके लिए भी हम इफेक्ट दिखाएंगे, गुडविल अकाउंट। और लास्ट में हमारा यहाँ पे था मशीनरी अकाउंट। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। बिल्डिंग हमें यहाँ पे दिया हुआ था बिफोर रियलाइजेशन, हमें यहाँ पे दिया हुआ था बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख रुपीज़, 40,000, 20,000 और यहाँ पे 30,000। अब इन सब अमाउंट्स को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल आएगा 2,90,000 जो हमारा यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में पुट होगा। अब हम यहाँ पे सेकेंड एंट्री करते हैं आफ्टर रियलाइजेशन के लिए। तो सेकेंड यहाँ में हमारे पास जो रियलाइजेशन जो अमाउंट है वो हम यहाँ पे कैश या बैंक के थ्रू ही करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा कैश और बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे हमारे पास जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसमें हमारी वैल्यू है वो किस तरीके से आएगी, हमें यहाँ पे वैल्यू दी गई थी, एक तो यहाँ पे 2,20,000 दी गई थी जो हमारे पास बिल्डिंग की अमाउंट थी। सेकेंडली हमारे पास जो अमाउंट दी गई थी वो 50,000 थी जो फर्नीचर की दी गई थी। फिर मशीनरी की थी बुक वैल्यू यानी कि ऊपर हमारे पास मशीनरी की वैल्यू थी 30,000। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, इन सब वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, यानी कि 2,20,000 प्लस यहाँ पे हमारे पास 50,000 प्लस 30,000। तो हमारे पास अमाउंट आएगी 3 लाख रुपीज़। तो वो 3 लाख रुपीज़ हम टोटल अमाउंट है वो हमारे अकाउंट्स में शो करेंगे, 3 लाख रुपीज़ एंड 3 लाख रुपीज़। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। यहाँ पे हमें 6 एंट्री दी गई है। बैड डेट्स ऑफ ₹1,200 वॉज रिटर्न ऑफ आउट ऑफ विच 10,000 इज रिसीव, यानी कि हमारे यहाँ पे बैड डेट्स अकर हुए थे 12,000 के, जिसमें से हमें कितने मिले हैं, सिर्फ 10,000 के रिलीज़ हुए हैं। तो हम हमारी जो एंट्री है वो किसके लिए करेंगे, 10,000 के लिए करेंगे क्योंकि हमारा रिलीज अमाउंट है। बैड डेट्स हमें राइट ऑफ हुए थे, उसके लिए हम यहाँ पे बैड डेट्स के लिए एंट्री परफॉर्म नहीं करेंगे। और ये भी हमें कैसे रिसीव होंगे, कैश में या बैंक में, तो उसके लिए हम सिंपल एंट्री है वो परफॉर्म करेंगे। हमारी जो एंट्री है वो यहाँ पे कैसे होगी, कैश और बैंक में ही हमें वो बैड डेट्स की अमाउंट मिली होंगी। तो कैश या बैंक जो हमारा होगा डेबिट। 2 यहाँ पे आएगा रियलाइजेशन अकाउंट, उसमें हमारी अमाउंट 10,000 है तो हम 10,000 के लिए सिंपली एंट्री शो कर देंगे। एंट्री नंबर 7, देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ गुडविल इन द बुक्स ऑफ अ फॉर्म बट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ₹35,000 रिलीज फॉर इट, यानी कि हमारे पास हमारे बुक्स में गुडविल की कोई भी कीमत नहीं दी गई थी, बट हमने यहाँ पे जब डिसोल्यूशन किया फॉर्म का तो उसमें से हमें यहाँ पे 35,000 रिलीज करने में आए हैं। तो इसके लिए हम एंट्री परफॉर्म करेंगे। अभी रिलीज अमाउंट है कैश में होगा तो बैंक में होगा, तो सिंपली हम यहाँ पे कैश या बैंक के थ्रू ये ट्रांजेक्शन हम दिखा देंगे। हमारी 7th एंट्री है वो किस तरीके से होगी, पहला जमा हमारा अमाउंट होगा कैश या बैंक में ही किया गया होगा रिलीज अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे बाद में हमें मिला है। कैश या बैंक अकाउंट जो हमारे यहाँ पे होगा डेबिट होगा। अब 2 में हमारे जो इफेक्ट है वो कहाँ जाएगी, 2 में हमारा जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि 2 रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कैश या बैंक में जो हमारी इफेक्ट है वो कितनी जाएगी, 35,000 रिलीज हो रहे हैं तो हमारी अमाउंट भी यहाँ पे 35,000 ही शो होंगी। अब हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। एंट्री नंबर 8, पार्टनर नरेश एक्सेप्ट्स टू पे ₹30,000 फॉर बिल्स पेएबल। अब एक पार्टनर है नरेश जो यहाँ पे रिजॉल्व हो रहा है, बट उसने एक्सेप्ट किया है कि वो 30,000 एज ए बिल्स पेएबल पे करेगा। तो इसके लिए यहाँ पे हम 2 एंट्री करेंगे। पहले तो हमारी एंट्री होगी जो बिल्स पेएबल के लिए कितना 30,000 जो उसने पे किया है। सेकेंड एंट्री उसने पे तो किया है लेकिन नरेश ने कहाँ से पे किया है, उसके कैपिटल से पे किया है, तो उसके कैपिटल की भी हम एंट्री शो करेंगे। अब यहाँ पे पहली जो हमारी एंट्री होगी फर्स्ट एंट्री वो हमारी किसके लिए होगी, बिल्स पेएबल के लिए, क्योंकि वो बिल्स पे कर रहा है। बिल्स पेएबल जो हम यहाँ पे दिखाएंगे अपने रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट। 2 यहाँ पे जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट हमारे पास 30,000 ही है तो वही हम यहाँ पे शो करेंगे। सेकेंड एंट्री है वो मेरी, वो नरेश के कैपिटल में से जा रही है क्योंकि वहाँ पे उसने पे किया है, तो उसकी कैपिटल टर्म भी हमें एज अ एंट्री शो करना पड़ेगा। तो हमारी एंट्री यहाँ पे क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट जो हमारा हो गया यहाँ पे डेबिट। 2 कौन पे कर रहा है, यहाँ पे नरेश पे कर रहा है, तो यहाँ पे नरेश
कैपिटल अकाउंट, जो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 30,000 और नीचे भी हमारे वैल्यू आएगी, वो आएगी 30,000। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 9th एंट्री दी गई। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म पार्टनर डेप्टर्स आर ऑफ ₹80,000 and creditors are ₹40,000. Partners Pratik accepted debtors of 20% less than book value and paid to creditors. यानी कि हमारी जो एंट्री है वो यहाँ पे डिसोल्यूशन फॉर्म में हो रही थी, जिसमें हमारे डेप्टर्स थे 80,000, तो इसके लिए एक एंट्री परफॉर्म करेंगे। क्रेडिटर्स हमारे क्रिएट हुए 40,000, तो उसके लिए भी हम एक एंट्री क्रिएट करेंगे। अब पार्टनर है प्रतीक है, वो कितना एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि हम 80,000 पे 20% लेस वो यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, जो हमारे पास टोटल अमाउंट आएगी उसके लिए हम एक एंट्री परफॉर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वो क्रेडिटर्स को भी वापस पे कर रहा है, तो क्रेडिटर्स के जो जितनी वैल्यू थी यानी कि 40,000 के लिए भी हम फिर से एक एंट्री परफॉर्म करेंगे, यानी कि हमारे यहाँ पे इस सब में हमारे पास 4 एंट्री परफॉर्म की जाएगी। अब पहले यहाँ पे फर्स्ट एंट्री हम परफॉर्म करते हैं, तो फर्स्ट एंट्री यहाँ पे हमारे पास डेप्टर्स के लिए की जाएगी। ठीक है, डेप्टर्स के लिए यहाँ पे हम करेंगे पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे क्या किए जाएंगे, डेप्टर्स हमारे क्रिएट हो रहे हैं, तो ये सारे जो है वो ट्रांसफर होंगे रियलाइजेशन में, इसलिए रियलाइजेशन हमारे पास ऊपर आया टर्म टू डेप्टर्स अकाउंट, जो हमारे यहाँ पे 80,000 के लिए क्रिएट हो रहे हैं। देन यानी कि हमारा जो डेप्टर है वो हमने ट्रांसफ़र कर दिए रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि ये क्रिएट हो रहे थे आफ्टर डिसोल्यूशन में। सेकेंड, हमारे क्रेडिटर्स भी क्रिएट हो रहे थे, तो हम यहाँ पे क्रेडिटर्स हमारे आ जाएंगे डेबिट साइड, क्रेडिटर्स अकाउंट जो हमारे यहाँ पे होगा डेबिट टू में आ जाएगा हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट, जो हमारे यहाँ पे थे 40,000। थर्ड एंट्री हमारी जो परफॉर्म होगी वो किस बेसिस पे होगी, प्रतीक जो है वो पार्टनर वो डेप्टर्स को पे कर रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे उसमें 20% लेस कर रहा है, तो 80,000 हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, लेस पे कर रहा है, मतलब 80,000 इंटू 20% माइनस इक्वल्स टू यानी कि 64,000 की अमाउंट वो यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे हम एंट्री है वो किस तरीके से करेंगे, प्रतीक करंट और कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो यहाँ पे मुझे यहाँ पे 64,000 दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वैल्यू दी गई यानी कि प्रतीक ने एक्सेप्ट किए डेप्टर्स 20% लेस पे करने से उसकी बुक वैल्यू से, तो हम यहाँ पे नरेशन में पुट कर सकते हैं। देन हमारे पास फोर्थ एंट्री में हमारे पास आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रतीक करंट और कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे उसने डेप्टर्स को तो दिए हैं पर क्रेडिटर्स को भी उसने पे किए हैं। क्रेडिटर्स के यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं दिया गया, क्रेडिटर्स को 40,000 के 40,000 ही पे कर दिए हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40,000। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम जर्नल एंट्री देखते हैं। अब यहाँ पे हम 10th एंट्री देखते हैं। अ पार्टनर विजय हैज़ एक्सेप्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिजोल्यूशन produce of a firm has decided to pay remuneration of 12,000 for his task. A firm has paid him 6,000 for expenses. यानी कि यहाँ पे एक पार्टनर है विजय नाम का, इसने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिजोल्यूशन फॉर्म को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि रिजोल्यूशन हम करेंगे। इसके लिए फॉर्म ने डिसाइड किया है कि उसको एज अ पे किया जाएगा, रेम्यूनेशन पे किया जाएगा 12,000 रुपीज़, उसके काम के लिए उसे दिया जाएंगे। यानी कि एक तरीके से हम उसे 12,000 दे रहे हैं, तो एज ए कैपिटल उसका क्रिएट होगा, ठीक है, यानी कि रियलाइजेशन में ही जाएगा वो, क्या रियलाइजेशन टू विजयस कैपिटल, जो हमें 12,000 दिखाएंगे। सेकेंडली वो यहाँ पे क्या मिल रहा है, फॉर्म हैज़ डिसाइडेड टू पे हिम 6,000 फॉर एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे हुए हैं उसके लिए फॉर्म उसे 6,000 रुपये पे कर रहा है। अभी 6,000 रुपये कैश में भी हो सकते हैं, यहाँ बैंक में भी हो सकते हैं। किसे पे कर रहे हैं, विजय को पे कर रहे हैं, तो विजय अकाउंट डेबिट टू कैश एंड पे अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट, तो इस तरीके से हम एंट्री अप करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारी जनरल एंट्री फर्स्ट होगी यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट जो होगा हमारा डेबिट टू में, हमारा जो टर्म है टू में हम किसे डालेंगे, विजय डालेंगे, क्योंकि विजय को यहाँ पे हमने पे किया है विजयस कैपिटल अकाउंट। कितना यहाँ पे उसे पे हुआ है 12,000। तो हम नीचे यहाँ पे नरेशन में दिखा देंगे कि रिजोल्यूशन
जो एक्सपेंसेस थे एक तरीके से जो हमने पेएबल किए हैं विजय को, जो इनका पार्टनर है। सेकंड हमारे लिए क्या होगी यहाँ पे एंट्री, विजयस अकाउंट, जो हमारा का डेबिट, हमने उसे अदर एक्सपेंसेस भी पे किए हैं, तो यहाँ पे टू कैश में भी हो सकते हैं या वो बैंक में भी हमने उसे पे कर दिए हैं, जो हमने यहाँ पे 6000 रुपीज़ उसे पे किए हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। 11th एंट्री, इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज डिटरमाइंड फॉर ₹35,000, इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। हमने यहाँ पे एक तरीके की इनकम टैक्स एक लाइबिलिटी थी पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग, जो हमने पे कर दी है, जो यहाँ पे 35,000 हमें यहाँ पे दिए गए हैं। इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, हमने यहाँ पे उसे रिकॉर्ड नहीं किया है। रिकॉर्ड नहीं किया है तो अब हम इसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब हमने अगर पे किया है तो कैश में किया होगा या बैंक में किया होगा, तो हम सिंपली यहाँ पे रियलाइजेशन टू बैंक एंट्री परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे हमारी जो एंट्री होगी वो किस तरीके से होगी, रियलाइजेशन अकाउंट, जो हमारा यहाँ पर डेबिट होगा, 2 में हम यहाँ पे डालेंगे कैश या बैंक अकाउंट, जो हमारे यहाँ पे होगा 35,000। नेक्स्ट एंट्री हम करते हैं 12th एंट्री, हम यहाँ पे देखते हैं, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन आफ्टर मेकिंग पेमेंट्स ऑफ ऑल लाइबिलिटी एंड पार्टनर्स लोन सरप्लस ऑफ असेट इज ₹60,000, द प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ SBNI आर 4:3:3। यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, लिक्विडेशन जो हम प्रिपेयर कर रहे थे उसमें पेमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो लाइबिलिटीज़ दी गई थी वो यहाँ पे हमारे पास जो पार्टनर्स की जो लोन दी गई थी वो कितनी दी गई थी, एसेट के अकॉर्डिंग 60,000 थी, जो हमने पार्टनर्स यानी कि हमारे पास 3 पार्टनर्स है SB और I, जिसमें हमने यहाँ पे 4:3:3 में हमें ऐसे बांटा गया। तो इसके लिए जनरल एंट्री हम करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, तो तीनों के अकाउंट में जो रेशियो में और जो है अमाउंट जाएगी, तो पहले हमारे यहाँ पे आएगा रियलाइजेशन अकाउंट, जो हमारे यहाँ पे होगा डेबिट, तीनों पार्टनर्स में जाएगा, यानी कि यहाँ पे तीनों पार्टनर्स के लिए हम 2 लिख लेते हैं। 2 यहाँ पे दिया हुआ है करंट और कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे 20 कैपिटल और करंट अकाउंट, यहाँ पे आपको पूरा टर्म्स लिखने में यहाँ पे शॉर्ट में पुट कर रही हूँ, SB, और यहाँ पे हमें दिया हुआ I करंट या कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसके लिए हमें यहाँ पे दिए हुए हैं 60,000, ठीक है। 60,000 के टर्म हम यहाँ पे डिराइव किए हुए हैं। अब यहाँ पे ये 60,000 को हम 4:3:3 में पुट करेंगे। हम आगे सारे चैप्टर्स में रेशियो करते हुए आए हैं, वैसे ही हमें सम पुट करना है। 4 + 3 करेंगे तो 10 आएगा हमारे पास। पहले हमारे पास S का रेशियो दिया हुआ है 4, यानी कि 60,000 × 4 / 10, यानी कि हमारे पास यहाँ पे आएगा आंसर 24,000। वो 24,000 हम यहाँ पे S का बैलेंस दिखाएंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पे 60,000 × 3 / 10 करेंगे तो हमारे पास आएगा 18,000। ये 18,000 अमाउंट हम यहाँ पे दिखा देंगे। इसका रेशियो भी 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी 18,000 पुट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे तीनों पार्टनर्स में जो एक्सेसिव एक तरीके का ज़्यादा असेट हो रहा था वो हमने इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया। अब यहाँ पे एंट्री नंबर 13, रिलीज ₹25,000 फॉर अनरिकॉर्डेड मशीन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, यानी कि यहाँ पे एक अमाउंट रिलीज़ किया गया था 25,000 का, जो यहाँ पे मशीन के लिए हमने अनरिकॉर्डेड एक तरीके का था टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो इसके भी हम सिंपल एक तरीके से हम दिखाएंगे, कैश में हमने किया होगा इसे रिलीज टू कैश टू रियलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे हमने सेल की एक तरीके की फॉर्म सेल, हमने मशीन की सेल की, उसमें से हमें अमाउंट मिली है, ठीक है, जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो कैश टू रियलाइजेशन एंट्री हम दिखा देंगे। तो यहाँ पे हमारी एंट्री होगी वो किस तरीके से होगी, कैश अकाउंट जो यहाँ पे दिया हुआ था डेबिट, 2 में यहाँ पे हमारे पास आएगा रियलाइजेशन अकाउंट, जो यहाँ पे मेरा दिया हुआ था 25,000। 14 एंट्री, ऑन ड्यू पेमेंट ऑफ 35,000 अनरिकॉर्डेड फर्नीचर ऑफ ₹20,000 गिवन टू महेश, द रिमेनिंग अमाउंट इज पेड इन कैश। यानी कि यहाँ पे एक पेमेंट हमारे ड्यू था, बाकी था 35,000 का, और यहाँ पे एक फर्नीचर की जो अमाउंट थी वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं की कि जो हमने महेश को दी थी। द रिमेनिंग अमाउंट इज पेड इन कैश, बाकी की जितनी भी अमाउंट्स थी वो हमने यहाँ पे कैश पे किए। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, 35,000 माइनस 20,000 करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एक तरीके का क्रेडिटर हुआ। अब महेश को 35,000 वो हमें देने हैं,
और हमने 20,000 भी हमें जो है वो अमाउंट हमने एज अ फर्नीचर रिकॉर्ड नहीं किया है, बट टोटल अमाउंट है वो हमें यहाँ पे दिखाया है। तो टोटल अमाउंट हमारी यहाँ पे आएगी 35,000 माइनस 20,000 करेंगे तो 15,000 की अमाउंट है वो हम एज ए जनरल एंट्री में शो करेंगे। अब यहाँ पे हमारी जनरल एंट्री किस तरीके से होगी, हमें यहाँ पे किया होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट तो हम रियलाइजेशन अकाउंट दिखाएंगे जो यहाँ पे हो रहा है हमारा डेबिट। 2 में हमारी जो अमाउंट है वो कैसे जाएगी, हमने उसे कैश या बैंक में पे किया होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया माइनस करेंगे हम 35,000 माइनस 20,000 तो 15,000 की जो अमाउंट है एज अ क्रेडिटर हमारा क्रिएट हुआ है तो उसे हमें देनी है। अब हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। 15 वन पार्टनर एक्सेप्ट टू पे लोन ऑफ हिज वाइफ 40,000, यानी कि एक पार्टनर है जिसने यहाँ पे एक्सेप्ट किया है कि वो पे करेगा उसकी वाइफ का लोन जो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 40,000। तो इसके लिए हम यहाँ पे अब एंट्री परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे हमारी 2 एंट्री होगी, एक तो लोन कितने की थी उसके लिए एंट्री होगी, दूसरी एंट्री होगी जब वो पे कर रहा है तब। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री हमारे यहाँ पे हम शॉर्ट में हमें पता नहीं उसकी वाइफ का नाम क्या है किस पर्पज़ के लिए, तो यहाँ पे श्रीमत यहाँ पे SMT, ठीक है। तो यहाँ पे SMT लोन यानी कि श्रीमत हम जो टर्म डिफाइन करते हैं, ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं लोन। हम यहाँ पे पार्टनर्स लोग वाइफ करके ऐसे पुट नहीं करेंगे, ठीक है, हमें नाम नहीं मेंशन किया हुआ तो यहाँ पे श्रीमत करके हम पुट करेंगे, यानी कि SMT लोन करके लोन्स अकाउंट जो यहाँ पे जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। अब यहाँ पे हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट में ये जा रहा है तो यहाँ पे हमारे पास जो अमाउंट दी गई है वो कितनी दी गई है 40,000। फिर हमारी जो नेक्स्ट एंट्री एज ए उसकी लोन क्रिएट हो रही है तो वापस यहाँ पे हम पुट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट जो हमारे यहाँ पे होगा डेबिट। 2 में हमारा टर्म यहाँ पे जाएगा 2 रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट, यानी कि हमें पता नहीं है कैसे है किस तरीके के हैं। यहाँ पे पार्टनर में पे किया, पार्टनर का नाम भी हमें नहीं पता है तो हम यहाँ पे रिस्पेक्टिव कैपिटल करके ये एंट्री शो कर देंगे जो हमारे यहाँ पे 40,000 के लिए ही की जाएगी। इसी के साथ हमारा सम कंप्लीट हुआ।